मस्क्यूलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जिस वजह से मसल्स के अंदर, बोन्स के अंदर और जॉइंट्स के अंदर डिजीज हो जाता है। और इस डिजीज की वजह से इन सब के अंदर पेन, स्वेलिंग एंड इन्फ्लामेशन होना चालू हो जाता है। वैसे तो मस्क्यूलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स काफ़ी सारे टाइप्स के होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें रोमेटॉइड अर्थराइटिस एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस का डेफिनेशन, इटियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या होता है, इन सब के बारे में डिटेल में समझना है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक टाइप का ऑटो इम्यून इन्फ्लामेटरी डिजीज होता है जिस दौरान हमारे बॉडी की खुद की ही इम्यूनिटी सिस्टम जॉइंट्स को अटैक करना चालू कर देते हैं, जिस वजह से जॉइंट्स के अंदर किसी न किसी प्रकार का डैमेज होना चालू हो जाता है। अर्थराइटिस इज अ क्रोनिक ऑटो इम्यून इन्फ्लामेटरी डिजीज in which the body's immune system attacks its own joints, leading to pain, swelling, stiffness and progressive joint damage। जैसा कि अब भी हमने समझा था कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक टाइप का क्रोनिक ऑटो इम्यून इन्फ्लामेटरी डिजीज होता है जिस दौरान हमारे बॉडी की खुद की इम्यूनिटी सिस्टम खुद के ही जॉइंट्स को अटैक करना चालू कर देते हैं, जिस वजह से जॉइंट्स के अंदर पेन होने लगता है, स्वेलिंग होने लगता है, जॉइंट पूरी तरह से स्टिफ हो जाते हैं और प्रोग्रेसिव जॉइंट डैमेज होना चालू हो जाता है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे इस डायग्राम को देख सकते हैं, ये डायग्राम है साइनोवियल जॉइंट्स का। यहाँ पर ऊपर और नीचे जो आपको बड़ा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है बोन, और ये बीच में जो आपको खाली स्पेस दिख रहा है इसको हम बोलते हैं जॉइंट कैविटी, जिसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट रहता है। यहाँ पे आजू और बाजू के अंदर जो आप ऑरेंज कलर का लाइन देख रहे हैं ये होता है साइनोवियल मेम्ब्रेन, और ऊपर और नीचे ब्लू कलर का जो लाइन आपको दिख रहा है ये है आर्टिकुलर कार्टिलेज। इसके बाद जो बाहर आपको ये जगह दिख रहा है इसको हम बोलते हैं आर्टिकुलर कैप्सूल। जब किसी पेशेंट को रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो जाता है तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस के वजह से ये जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है इसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, और साइनोवियल फ्लूइड का जो लेवल है वो भी थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, जिस वजह से हमारा जो साइनोवियल जॉइंट है वो कुछ इस प्रकार दिखना चालू हो जाता है। ये तो इसके बाद हम इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ रूमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस के कॉजेस क्या क्या होते हैं, किन वजह से ये डिजीज हो जाता है, इसके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। Rheumatoid arthritis is a chronic autoimmune disease in which the immune system produces autoantibodies such as rheumatoid factor, an anticyclic citrullinated peptide that attack joint tissues. In response to this, inflammatory cytokinins like TNF alpha and IL-1 and IL-6 releases, causing inflammation, thickening of the synovial membrane, cartilage destruction, bone erosion, and eventual joint deformity. Genetic factors, environmental triggers, and hormonal influences also contribute to the development of rheumatoid arthritis. रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक ऐसा क्रोनिक ऑटो इम्यून डिजीज होता है जिस दौरान हमारे बॉडी की खुद की ही इम्यून सिस्टम ऑटो एंटीबॉडीज जैसे कि रोमेटॉइड फैक्टर एंड एंटीसाइक्लिक सिट्रुलिनेटेड पेप्टाइड को प्रोड्यूस करते हैं, और ये दोनों के दोनों ऑटो एंटीबॉडीज जॉइंट टिश्यूज के ऊपर अटैक करते हैं और इनको डैमेज करना चालू कर देते हैं। और इसी रिस्पॉन्स में हमारे बॉडी के अंदर इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस जैसे कि TNF अल्फा, IL-1 एंड IL-6 रिलीज होते हैं, और रिलीज होने की वजह से हमारे जॉइंट के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है। जॉइंट के अंदर जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है वो काफी थिक हो जाता है, कार्टिलेज का डिस्ट्रक्शन होना चालू हो जाता है, बोन भी डैमेज होना चालू हो जाता है,
और इवेंचुअली जॉइंट के अंदर डिफॉर्मिटीज आना भी चालू हो जाता है। इसी के साथ साथ जेनेटिक फैक्टर, एनवायरमेंटल ट्रिगर्स एंड हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस के वजह से भी पेशेंट के बॉडी के अंदर रोमेटॉइड अर्थराइटिस का डेवलपमेंट और ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है। Students with rheumatoid arthritis commonly present with joint pain, swelling, stiffness, especially in the morning, fatigue, mild weight loss, anemia, and mild fever. Small joints of hands, feet, and wrist are also affected. As the disease progresses, patient may also develop joint deformities and mobility also reduces. जिन पेशेंट को रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो जाता है, ऐसे पेशेंट को जॉइंट में पेन होने लगता है, जॉइंट के अंदर स्वेलिंग हो जाता है और जॉइंट्स पूरी तरह से स्टीफ होना चालू हो जाते हैं। ये तीनों की तीनों सिम्टम्स ज़्यादातर मॉर्निंग के दौरान और ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। पेशेंट को फटीग फील होने लगता है, पेशेंट का जो वेट है वो भी लॉस होना चालू हो जाता है, पेशेंट की बॉडी के अंदर एनीमिया कंडीशन भी हो जाता है, पेशेंट को फीवर होना भी चालू हो जाता है। रोमेटॉइड अर्थराइटिस वाले पेशेंट के जो हाथ, पैर और कलाई के जॉइंट्स होते हैं, ये काफी ज्यादा अफेक्ट होना चालू हो जाते हैं। जैसे जैसे रोमेटॉइड अर्थराइटिस डिजीज प्रोग्रेस होता है, वैसे ही पेशेंट के जॉइंट्स के अंदर अलग अलग डिफॉर्मिटीज हमें दिखाई देते हैं, जिस वजह से पेशेंट का जो मोबिलिटी होता है, यानी कि पेशेंट के चलने और फिरने की शक्ति काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाती है। सो ये तो था क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ रूमेटॉइड अर्थराइटिस। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। इसके बाद हम नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ रूमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि इस डिजीज को बिना किसी मेडिसिन के किस तरीके से मैनेज किया जाता है, इसके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। रेगुलर फिजियोथेरेपी एंड जेंटल एक्सरसाइज टू मेंटेन जॉइंट मोबिलिटी। जिन पेशेंट को रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, ऐसे पेशेंट को रेगुलर बेसिस पे फिजियोथेरेपी लेना चाहिए और जेंटल एक्सरसाइजेस भी करना चाहिए, जिनसे इनके जॉइंट के अंदर मोबिलिटी मेंटेन रहेगा। ऑक्यूपेशनल थेरेपी फॉर डेली रूटीन वर्क। जिन पेशेंट को रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, ऐसे पेशेंट को ऑक्यूपेशनल थेरेपी अच्छे तरीके से लेना चाहिए। ऑक्यूपेशनल थेरेपी की वजह से पेशेंट अपने डेली रूटीन को अच्छे तरीके से कर पाते हैं। यूज ऑफ स्प्लिंट्स टू सपोर्ट अफेक्टेड जॉइंट्स। जिन पेशेंट को रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, ऐसे पेशेंट के जो जॉइंट्स होते हैं वो काफी ज्यादा अफेक्ट हो जाते हैं। तो इसी जॉइंट को अच्छे तरीके से सपोर्ट करने के लिए पेशेंट स्प्लिंट्स का इस्तेमाल करते हैं। हीट और कोल्ड थेरेपी टू रिड्यूस पेन एंड स्टिफनेस। जिन पेशेंट को रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है, ऐसे पेशेंट को जॉइंट के अंदर पेन और काफी ज्यादा स्टिफनेस महसूस होने लगता है। तो इसी पेन और स्टिफनेस को कम करने के लिए ये पेशेंट हीट थेरेपी या फिर कोल्ड थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। मेंटेनिंग का हेल्थी वेट टू रिड्यूस जॉइंट स्ट्रेस। जिन पेशेंट को रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, ऐसे पेशेंट को अपना जो बॉडी वेट है वो एक अच्छे तरीके से हेल्थी रेंज में मेंटेन करके रखना चाहिए, क्योंकि जब पेशेंट के बॉडी का वेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो बढ़े हुए वेट की वजह से जॉइंट के ऊपर भी काफ़ी स्ट्रेस पड़ता है, जिस वजह से रूमेटॉइड अर्थराइटिस डिजीज और ज़्यादा बेकार हो सकता है। बैलेंस न्यूट्रिशन एंड एडिक्वेट रेस्ट टू सपोर्ट ओवरऑल हेल्थ। जिन पेशेंट को रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, ऐसे पेशेंट को अपना जो न्यूट्रिशन है वो एकदम बैलेंस रखना चाहिए, एडिक्वेट अमाउंट में रेस्ट भी लेना चाहिए, जिनसे इनका जो ओवरऑल हेल्थ है उसको अच्छे से सपोर्ट मिल सके। सो ये तो था नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ रूमेटॉइड अर्थराइटिस। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। इसके बाद हम फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ रूमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि मेडिसिन का यूज करके रूमेटॉइड अर्थराइटिस को किस तरीके से ठीक किया जाता है, मैनेज किया जाता है, इसके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहला है एनसेड्स, यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। इसके एग्जांपल है आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफिनेक एंड नेप्रोक्सिन। ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं और ये मेडिसिन पेशेंट के बॉडी के अंदर
पेन एंड इन्फ्लामेशन को कम करने का काम करते हैं। इसके बाद है डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रोमेटिक ड्रग्स। ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। इनके एग्जाम्पल है मिथोट्रेक्सेट, सल्फासेलिजिन, लेफ्युनोमाइड एंड हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। ये मेडिसिन पेशेंट के बॉडी के अंदर रोमेटॉइड अर्थराइटिस को प्रोग्रेस होने से रोकते हैं और फर्दर जॉइंट डैमेज को भी प्रिवेंट करने का काम करते हैं। इसके बाद है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। इसके एग्जांपल है प्रेडनिसोलोन। ये मेडिसिन भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये मेडिसिन पेशेंट के बॉडी के अंदर सीवियर इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करने का काम करते हैं और कुछ हद तक रिड्यूस भी करते हैं। लास्ट है बायोलॉजिकल एजेंट्स। इसके एग्जांपल है इटर्नरसेप्ट एंड इन्फ्लिक्सीमैब। ये मेडिसिन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं और इनका इस्तेमाल तब किया जाता है जब डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रोमेटिक ड्रग्स काम न कर पाए या फिर इनका असर पेशेंट पे नहीं हो पाता है। सो ये तो था फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ रोमेटॉइड अर्थराइटिस। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। सो यहाँ पर रोमेटॉइड अर्थराइटिस चैप्टर अच्छे तरीके से खत्म होता है। अगर आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन या फिर डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।